Hello everyone. We have already seen the Regulating Act of 1773, and today we will move ahead and we'll discuss the Pitt's India Act of 1784. But before studying these acts, we should divide all these acts into two phases. All those acts which were passed uh, in the phase of pre 1857 revolt and those which were passed in the post 1857 revolt, because in all such acts which were passed pre 1857 there were two major characters. One was East India Company and other was the British Crown. And you will find one thing, that in every successive act British Crown will be strengthening in India, their influence will be increasing, and simultaneously the East India Company's authority will be diminishing. मतलब ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे हर एक्ट के बाद वीक होता जाएगा और ब्रिटिश क्राउन अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता जाएगा और फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में तो ख़त्म ही हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे 1773 में एक प्रोविज़न था कि जो कंपनी के सर्वेंट होंगे वो प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे और जो गवर्नर जनरल होगा वो कंपनी की एक्टिविटी को पूरा निगरानी रखेगा, उसके ऊपर कभी भी उसको चेक कर सकता है। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसमें बोलेगा कि कंपनी का जो कमर्शियल एक्टिविटी है उसको अलग कर दीजिए, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसको अलग कर दीजिए, और फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बन जाएगा। 1793 में भी चेंज आएगा, एक स्टेप आगे जाएंगे, वो बोलेंगे कंपनी को कि अरे आप जितना रेवेन्यू ले रहे हैं, जितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इन सब के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है उस सारे नेट प्रॉफिट में से 5 लाख रुपए आप पार्लियामेंट को दे दीजिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ठीक है। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आएगा जिसमें कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म किया जाएगा एक्सेप्ट इन चाय एंड इन चाइना। मतलब they maintain the monopoly of East India Company only in case of trade in tea and trade with China. The rest all monopoly were abolished, and in 1833 even these two were abolished. और फिर 1853 में तो बस ये बोलेंगे कि you just wait and watch, we will overtake you in few years, and they will do that. ठीक है। तो ये आप बस याद रखना है दिमाग में कि ईस्ट इंडिया कंपनी वीक होता जाएगा अभी। ठीक है। और ब्रिटिश क्राउन बढ़ता जाएगा। जो पोस्ट 1857 वाला फेज है उसमें अलग होगा। फिर उसमें एक तो कैरेक्टर बचेगा ब्रिटिश क्राउन और एक इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स, फिर वो लीडर्स बढ़ते जाएंगे और ब्रिटिश क्राउन डिमिनिश होता जाएगा। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल एक्टिविटी को और पॉलिटिकल एक्टिविटी को डिमार्केट कर दिया गया, डिफ्रेंशिएट कर दिया गया, और उनको उसके लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जिसमें शायद 6 कमिश्नर्स होते थे, एंड दे वेयर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। और वो लोग जो यहाँ पे कौन ऑफिसर्स आएंगे, कौन से गवर्नर आएंगे, ये सब कुछ वही देखते थे। तो मतलब पूरा कमर्शियल एक्टिविटी को वो अच्छे तरीके से कंट्रोल करने लग गए। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे जिसमें 24 डायरेक्टर होते थे, जिसको कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, मतलब ऐसा एक बॉडी था जिसमें उस कंपनी के शेयर होल्डर्स होते थे, वो लोग वोट करके डायरेक्टर्स चुनते थे और वो सब डायरेक्टर्स बैठते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में। तो वो एक अलग बॉडी हो गया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बन गया। तो डबल गवर्नेंस स्टार्ट हो गया यहाँ पे फिर से। अभी डुअल गवर्नेंस खत्म हुआ था, अब डबल गवर्नेंस आ गया। ठीक है। इन दोनों में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट होता था, तो इसके लिए एक सीक्रेट कमेटी भी बनाया गया ताकि एक दोनों में एक वो रिदम बना के रखे। एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये था। दूसरा ये कि गवर्नर जनरल का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था जिसमें 4 मेंबर हुआ करता था उसको रिड्यूस करके 3 कर दिया। सो द गवर्नर जनरल्स पावर इंक्रीज्ड इन दिस थ्रू दिस एक्ट। उसके बाद इसमें और ये हुआ कि जो बॉम्बे और मद्रास प्रोविंस था उसको सबऑर्डिनेट रहने का ऑर्डर मिला कलकत्ता के। ठीक है। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये था कि जो भी ऑफिसर्स थे, मतलब चाहे वो सिविल ऑफिशियल्स हो या जो मिलिट्री थे, उनको अपना पूरा प्रॉपर्टी का ब्यौरा देना होता था, मतलब हर साल। तो एक तरह से सारे ऑफिसर्स भी कंट्रोल में आ गए। ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी तो सबऑर्डिनेट हो ही गया था ब्रिटिश क्राउन के। तो पिट्स इंडिया एक्ट इज जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट जिसमें कि कंपनी के अथॉरिटी को कर्व किया गया है। ठीक है। और आगे फिर 1793 वाले एक्ट को हम लोग कल देखेंगे। अभी थैंक यू।